नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एमपी बोर्ड क्लास 8 का साइंस यानी विज्ञान चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, हम क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। उत्तर है, हम इन औजारों का उपयोग कृषि से संबंधित विभिन्न कार्यों में करते हैं, जैसे मिट्टी तैयार करना, जुताई करना, बुआई करना, कटाई करना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। तो हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, वायु और मिट्टी से प्राप्त नमी द्वारा संश्लेषित करते हैं, यानी कि तैयार करते हैं। जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, तो वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, वायु और मिट्टी से प्राप्त नमी के द्वारा तैयार करते हैं या संश्लेषित करते हैं। नेक्स्ट है, जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है। जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है। तो उत्तर देखेंगे, जंतुओं के भोजन का स्रोत हरे पेड़ पौधे और अन्य जंतु है, यानी कि जंतुओं के भोजन का स्रोत जो है हरे पेड़ पौधे और अन्य जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4 है, हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं, यानी कि हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं। तो उत्तर देखेंगे, हम शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धान को शीत में ही क्यों उगाया जा सकता है, यानी कि जो धान है उसको शीत ऋतु में ही क्यों उगाया जा सकता है। तो उत्तर है, धान को उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जो धान होता है उसको उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता है। इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर था, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है। तो धान को उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता है। इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन कराने में सहायक होती है, यानी कि जो पौली मिट्टी होती है वो किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन कराने में सहायक होती है। तो पौली मिट्टी में वायु अधिक गहराई तक जा सकती है। क्या होता है, वायु अधिक गहराई तक जा सकती है, इसलिए गहराई में फंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3, मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, यानी कि मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। तो हम देखेंगे, मिट्टी को पलटने और पोला करने से पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है और कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। उत्तर देखेंगे, यह अच्छे तथा स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की एक विधि है। यह क्या है, जो अच्छे बीज होते हैं और उनसे क्षतिग्रस्त बीजों को अलग करने की एक विधि है। कुछ बीज पानी में इसलिए तैरने लगे क्योंकि वे हल्के, क्षतिग्रस्त और खोखले थे।
नेक्स्ट है मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला यानी नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे जाते हैं? तो उत्तर है इसका, धान जैसे कुछ पौधों के बीजों तथा वनी एवं पुष्पी पौधों को पौधशाला यानी नर्सरी में उगाया जाता है। जब पौध तैयार हो जाती है तो इन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए छोटे छोटे थैलों में रख देते हैं। फिर जहाँ खेतों में इन्हें रोपित करना होता है तब इन्हें थैलों से निकाल कर हाथों से खेतों में रोपित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल के पौधों को देखा जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? उत्तर है, जिन पौधों को पोषक तत्व, जल, खाद और उर्वरक पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं वे पौधे उन पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से उगते हैं जिन्हें खाद्य पदार्थ, जल, खाद और उर्वरक उचित मात्रा में न मिले हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खेत कभी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता होगा, यानी कि जो पोषक होते हैं उनका क्या होता होगा? तो लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं। क्या करते हैं? इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खेत में खाद देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 है, क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? उत्तर है, नहीं, ये पौधे विशेष उद्देश्य के लिए नहीं उगाए गए हैं। ये पौधे अवांछित हैं और प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग आते हैं और इन्हीं पौधों को खरपतवार कहते हैं। जो अवांछित रूप से प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। क्या खरपतवारनाशी का प्रभाव, प्रश्न नंबर 2 है, क्या खरपतवारनाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? उत्तर है, हाँ, खरपतवारनाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है। अतः छिड़काव करते समय इन्हें अपना मुंह और नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। नेक्स्ट है, मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियाँ रखते देखा। मुझे आश्चर्य हुआ, क्यों? यानी कि मैंने अपनी माँ को जो अनाज रखा हुआ ड्रम है उसमें सूखी नीम की पत्तियाँ रखते हुए देखा। तो उत्तर देखेंगे, माँ ने अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियाँ इसलिए रखी जिससे कि अनाज कीटों से सुरक्षित रहे। इसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है। अब देखेंगे दोस्तों हम अभ्यास प्रश्न के उत्तर। तो यहाँ से देखेंगे, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। तो इसमें हम देखेंगे नंबर 1 है, एक स्थान पर
एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। क्या होती है? फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की तैयारी होती है। नंबर 3 है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो जल की सतह पर तैरने लगेंगे। नंबर 4 है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, कॉलम ए दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। इन्हें कॉलम ए में जो दिए गए हैं उनको कॉलम बी से मिलाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे खरीफ फसल। खरीफ फसल, तो खरीफ फसल कौन कौन सी है? धान एवं मक्का। कौन कौन सी है? धान एवं मक्का। रबी फसल, तो रबी फसल कौन कौन सी है? तो रबी फसल है गेहूं, चना और मटर। नंबर 1 और नंबर 2, गेहूं, चना और मटर। फिर आता है रासायनिक उर्वरक। क्या आता है दोस्तों? रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक में क्या आ जाएगा? यूरिया एवं सुपर फास्फेट। यूरिया एवं सुपर फास्फेट। फिर आता है कार्बनिक खाद। तो कार्बनिक खाद होता है, वो होता है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, निम्न के दो उदाहरण दीजिए, खरीफ फसल और रबी फसल। तो खरीफ फसल में है कपास और मक्का। कपास और मक्का। और रबी की फसल में है गेहूं, चना। क्या है? गेहूं और चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, निराई करना और सिंग। तो दोस्तों अपने शब्दों में इन पर लिखना है। तो हमको देखेंगे मिट्टी तैयार करना, यानी कि मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, तो फसल उगाने से पहले यह प्रथम चरण है। इस प्रक्रिया में प्रथम कार्य मिट्टी को पलटना, इसे पोला बनाना। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक चली जाती है। पोली मिट्टी में जड़ें सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी में केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है जो मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। मिट्टी को उलट पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। खेतों में हल चलाकर जुताई की जाती है। खेतों में हल चलाकर जुताई की जाती है। इसके बाद बुआई हेतु खेत को पाटल की सहायता से समतल किया जाता है, यानी कि इसके बाद ही बुआई के लिए खेत तैयार किए जाते हैं। फिर आता है नंबर 2 है बुआई। यह खेतों में बीज डालने की विधि है। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। ये बीज अधिक उपज देते हैं। बीजों की बुआई के लिए परंपरागत औजार को उपयोग में लाते हैं। यह कीप के आकार का होता है। इसमें होकर बीज 2-3 नुकीले सिरे वाले पाइप से होकर गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। आजकल बुआई ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड्रिल से की जाती है। इससे बीज समान दूरी और गहराई पर रहते हैं तथा मिट्टी द्वारा ढके जाते हैं। ठीक है, फिर आता है निराई। इन्हें निराई करना। तो दोस्तों हम देखेंगे खेतों में फसल के साथ कई अवांछित पौधे
प्राकृतिक रूप से उग आते हैं। ये अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई न करने से फसल की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। खरपतवार के होने से फसल को जल, जगह, पोषक तत्व तथा प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। ये कटाई में भी बाधा डालते हैं। कुछ खरपतवार मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। फसल को उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार आसानी से हट जाते हैं। ये सूखकर मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का उचित समय पुष्पन एवं बीज बनने से पहले होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काट कर किया जाता है। इस कार्य को खुरपी या हेरा की सहायता से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है श्रेइंग। तो दोस्तों इसमें देखेंगे जब फसल पककर थ्रेसिंग, इसको हम बोलते हैं थ्रेसिंग। फसल पक जाती है तो उसे काटा जाता है। फसल को काटना कटाई कहलाता है। कटाई गई फसल से बीजों दानों को अलग किया जाता है। इसे थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग का कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। यानी उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो दोस्तों उर्वरक और खाद में भिन्नता, उर्वरक में और खाद में भिन्नता। यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों उर्वरक और खाद, उर्वरक और इधर खाद। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। उर्वरक क्या है? एक अकार्बनिक लवण है। खाद क्या है? यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से बनाया जाता है। इधर है उर्वरक, इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। खाद खेतों में बनाई जाती है। इन्हें खाद क्या होती है? खेतों में ही तैयार की जाती है, बनाई जाती है। नंबर 3 है, इससे मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती है। इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में हुमस प्राप्त होती है। इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट है, सिंचाई किसे कहते हैं? दोस्तों सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए जो जल को संरक्षित कर सके। तो उत्तर देखेंगे, उचित समय एवं विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां हैं। एक होती है छिड़काव तंत्र। क्या होता है दोस्तों? छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध हो किया जाता है। इस विधि में पाइपों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े रहते हैं। जब पंप द्वारा जल को मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो यह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर पौधों पर वर्षा की भांति छिड़काव करते हैं। बलुई मिट्टी के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी है। फिर आता है ड्रिप तंत्र, यानी कि ड्रिप तंत्र। तो यह विधि जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है। इस विधि का उपयोग करने से जल व्यर्थ नहीं जाता है। यह विधि फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम विधि है। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। तो उत्तर देखेंगे, गेहूं रबी की फसल है। जो गेहूं है वो रबी की फसल है। इसे शीत ऋतु में उगाया
जाता है। खरीफ की फसल जून से सितंबर तक की होती है। इस समय वर्षा काफ़ी अधिक होती है, अधिक मात्रा में होती है। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो उत्तर देखेंगे, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद तथा उर्वरक डालते हैं। इससे किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं। खेत में अपर्याप्त खाद होने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है? खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? देखिए, खरपतवार क्या है और हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? उत्तर देखेंगे, खेत में फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उग आते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको हटाना आवश्यक होता है, अन्यथा ये फसल की वृद्धि में बाधा डालते हैं। पशुओं और मनुष्यों के लिए ये विषैले हानिकारक भी हो सकते हैं। इनका नियंत्रण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इन्हें नष्ट किया जा सकता है। खेत जोतने पर ये सूखकर नष्ट हो जाते हैं। पुष्पन एवं बीज बनने से पहले इन्हें हाथ से खुरपी या हैरो की सहायता से हटाया जा सकता है। खेतों में खरपतवार नाशी रसायन का उपयोग करके इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई, बुआई, खाद, सिंचाई, कटाई, फसल को चीनी मिल से भेजना। तो दोस्तों हम देखेंगे उत्तर इसका यहाँ फसल को चीनी मिल में भेजना, फिर सिंचाई, फिर कटाई, फिर बुआई, फिर मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई करना और खाद देना। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। तो ऊपर से नीचे की ओर सिंचाई एक पारंपरिक तरीका है। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। फसल पक जाने के बाद काटना। नीचे है बाईं से दाईं ओर शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल। एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं। यहाँ पर यह पजल दे रखी है, इसमें हम देखेंगे नंबर 1 में दे रखा है रहट। क्या है? रहट और यहाँ आ जाएगा दोस्तों रबी। क्या आ जाएगा? रबी। फिर देखेंगे हम दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा खरीब। नंबर 3 में आ जाएगा खरीफ। फिर यहाँ पर आ जाएगा पशुपालन और यह हो जाएगा फसल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा ये फसल। ये ऊपर से हो गया पशुपालन। ये हो जाएगा उर्वरक। क्या हो जाएगा? उर्वरक। ये हो जाएगा कटाई। क्या हो जाएगा? कटाई। और ये हो जाएगा दोस्तों निराई। क्या हो जाएगा? निराई। ठीक है।